वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इस मेथड को हम कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। क्यों कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था, उसका नाम था मिलिकन्स। और उसने जिस चीज़ को यूज़ करते हुए फाइंड आउट किया था चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर, वो थे ऑयल ड्रॉप मेथड्स को उसने यूज़ किया था। तो फिर इस हम एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया गया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो हम देखेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड में उसने कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ की थी, यानी कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए उसने चार्ज को फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्किंग यानी उसका प्रोसीजर देखेंगे, थ्रू आउट उसने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया, अडॉप्ट किया इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। अब वर्किंग प्रिंसिपल के बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कैलकुलेशंस उसने इसके लिए की। कैलकुलेशंस के बाद उसने इन कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए कौन सा कंक्लूजन ड्रा किया, रिजल्ट ड्रा किया, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल से देखेंगे। तो चलते हैं पहले अपने लेक्चर की तरफ स्टार्ट से। तो क्या था, एक साइंटिस्ट था मिलिकन्स, उसने 1909 में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड आउट किया यूज़ करते हुए ऑयल ड्रॉप मेथड को। In 1909, a scientist Millikan find out a charge on electron by using oil drop method. This procedure or this technique is known as Millikan's oil drop method. क्या था, मैंने आपको बताया कि मिलिकन्स ने 1909 में इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको फाइंड आउट किया था। इसके लिए उसने ऑयल ड्रॉप्स को यूज़ किया था। अब इसकी हम वर्किंग की तरफ चलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ। अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो इसमें मेटालिक चैम्बर आ जाता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं मेटालिक चैम्बर की। अब ओवरऑल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मेटालिक चैम्बर कहते हैं। और उसके अंदर क्या क्या यूज़ किया हमने इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया। इसके अलावा हमने इसमें आटोमाइज़र यूज़ किया। और लास्ट जो इसमें हमने चीज़ यूज़ की वो थी माइक्रोस्कोप। सबसे पहले मेटालिक चैम्बर की तरफ चलते हैं। द ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ मेटालिक चैम्बर। जो ऑपरेटस है जिसमें हमने प्रोसीजर को रन करना है वो क्या है, वो मेटल्स का बना हुआ है और एक मेटालिक चैम्बर है। इसके दो पोर्शन होते हैं। अब ये दो पोर्शन किस बेस पे होते हैं? ये पोर्शंस होते हैं इलेक्ट्रोड्स की बेस पर। और इसके अलावा इसमें जो प्रेशर है इसको एडजस्ट किया है यूज़ करते हुए वैक्यूम पंप को। और दूसरी बात जो इसमें रह गई है हमारे पास, इस सारे चैम्बर में उसने क्या किया, हवा को फिल आउट कर दिया, एयर को फिल आउट कर दिया इन मेटालिक चैम्बर। तो ये मेटालिक चैम्बर के बारे में है। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया गया। एक इलेक्ट्रोड जो है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, जबकि दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोड था उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसने कनेक्ट किया। वो इलेक्ट्रोड जो अपर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और जो लोअर है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जो अपर इलेक्ट्रोड है उसके दरमियान में एक होल भी था जिसका भी एक फंक्शन था। तो ये हमारे पास बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स थे। अपर इलेक्ट्रोड को एक से शो किया गया है जबकि लोअर इलेक्ट्रोड को ए डैश से शो किया गया है। अब उसके बाद क्या किया गया, ये तो इसके इलेक्ट्रोड्स की बात हो गई। एक आटोमाइज़र को यूज़ किया गया। आटोमाइज़र का फंक्शन क्या था, इसने फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इज इंट्रोड्यूस इनटू द मेटालिक चैम्बर। ये क्या करता है कि फाइन स्प्रे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स की है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है ड्रॉप्स को हमारे पास जो मेटालिक चैम्बर है उसमें। और ये जो फ्यू ड्रॉप्स हैं ये जो हमारे पास अपर प्लेट्स है उसके टॉप में उसके होल में से होते हुए पास आउट कर जाती है आगे दूसरी प्लेट की तरफ। तो ये हमारे पास आटोमाइज़र था। जो लास्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन या हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में पॉइंट देखें वो है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या था, माइक्रोस्कोप ने क्या करना है, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जो पास आउट करने हैं अपर प्लेट से लोअर प्लेट्स की तरफ या अपर इलेक्ट्रोड से लोअर इलेक्ट्रोड की तरफ, उसको ऑब्जर्व किसने करना है, वो काम है माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से उन इलेक्ट्रोड्स ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व किया मिलिकन्स ने। अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप थी और जो ड्रॉपलेट्स थी इनकी आपस में जो डायरेक्शन थी वो परपेंडिकुलर रखी गई। और जब ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं उसके परपेंडिकुलर गुजरे तो वो एक हमारे पास शाइन या इल्यूमिनेटेड फॉर्म में या ब्राइट स्पेक की फॉर्म में उनको ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के थ्रू अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। यानी जो बैकग्राउंड था वो डार्क था जब उसे माइक्रोस्कोप से देखा गया, लेकिन जो ड्रॉपलेट्स हैं वो गुजरे वो स्पेक की फॉर्म में, ब्राइट स्पेक या इल्यूमिनेटेड फॉर्म में इनको नज़र आए। तो ये बेसिक इसकी वर्किंग है, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये देखें ज़रा आप इसके गौर से, ये
मेटेलिक चैम्बर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मेटेलिक चैम्बर है। इसमें हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ की हैं, ये हमारे पास अपर इलेक्ट्रोड है। ये देखें, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। ये हमारे पास लोअर इलेक्ट्रोड है, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। ये जो अपर इलेक्ट्रोड्स है, इसके ऊपर ये देखेंगे एक होल भी प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, एटॉमाइज़र है, जिसमें से ऑयल ड्रॉप को इंट्रोड्यूस करवाया गया है अपर प्लेट पे। तो अपर प्लेट पे जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो चूंकि इसमें होल प्रेजेंट है, तो कुछ ड्रॉपलेट्स इस होल में से गुजरते हुए इस प्लेट पर भी आएंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या है, मेटेलिक चैम्बर है। मेटेलिक चैम्बर के 2 पोर्शन मैंने आपको बताए थे, अपर और लोअर। ये देखिए, यहाँ से इसके 2 पोर्शन होते हैं। तो अपर पोर्शन जो अपर प्लेट है, उसको हमने ए का नाम दिया, लोअर को हमने ए डैश का नाम दिया। और इस तरह से ये एटॉमाइज़र, ये प्लेट्स, और ये देखें, ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप है, जिसकी मदद से ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व किया गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो माइक्रोस्कोप है, इनकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप देखें खुद से, यहाँ से जब ड्रॉपलेट्स आएंगे तो इनकी डायरेक्शन ये है, वर्टिकल, जबकि माइक्रोस्कोप है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो ये बेसिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन थी मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड की, जिसको यूज़ करते हुए मिलिकन्स ने फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो जो मिलिकन्स था, उसने इसमें जो फंक्शन परफॉर्म किया वो 2 तरह से किया। पहले उसने वही प्रोसीजर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में परफॉर्म करवाया, और फिर उसी प्रोसीजर को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में परफॉर्म करवाया। तो देखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले एब्सेंस में उसने प्रोसीजर को ऑब्जर्व किया और उसके बाद प्रेजेंस में। अब सबसे पहले उसने एब्सेंस में क्या किया, उसने इन एटॉमाइज़र की मदद से जो ड्रॉपलेट्स से इनको इंट्रोड्यूस करवाया और इनको ऑब्जर्व किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सिंपल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर होंगे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू के अंडर वो क्या करेंगे, फिर अपर प्लेट से लोअर प्लेट्स की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो ज़मीन की तरफ हर चीज़ को खींचती है, नीचे की तरफ। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये वेट पे डिपेंड करती है। और हमें पता है वेट को हम W से शो करते हैं, W इज़ इक्वल टू mg। और mg चूँकि W इज़ इक्वल टू mg, तो हमने अभी कहा वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वेट पर, और वेट इक्वल है mg के, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। mg में m हमें शो कर रहा है मैस क्या है इलेक्ट्रॉन का, और g हमें शो कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो इसने फाइंड आउट किया। इसने इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोसीजर परफॉर्म करवाया, और फिर उससे देखा, वेलोसिटी को फाइंड आउट किया हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की थी। अब जो दूसरा इसने प्रोसीजर किया, वो किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में प्रोसेस करवाया। अब इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, मैंने आपको बताया था ना कि मेटेलिक चैम्बर में हवा को फिल किया है बिटवीन द प्लेट, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, जो स्पेस है प्लेट्स के बिटवीन, उनमें एयर को फिल किया गया। तो फिर सबसे पहले क्या किया गया कि इस एयर को आयोनाइज किया गया, ठीक है, यानी इन पर चार्ज आया, किसकी मदद से, एक्स रेज की मदद से। क्या किया गया, एक्स रेज की मदद से जो एयर है उसको आयोनाइज किया गया। अब जब हवा को आयोनाइज किया गया, तो उसके बाद जो ड्रॉपलेट्स थे जो मूव कर रहे थे अपर प्लेट से, उसको हमने एटॉमाइज़र की मदद से इंट्रोड्यूस करवाया था apparatus में, वो क्या हो गए, वो भी चार्ज पार्टिकल्स में चेंज हो गए। कैसे, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। हमारे पास जो गैस है, जो एयर है, वहाँ से उसने क्या किए, उनको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और किस में चेंज हो गए, चार्ज पार्टिकल में। तो क्या किया इसमें, हमने सबसे पहले एयर को आयोनाइज करवाया, जिसकी वजह से जो हमारे पास ड्रॉपलेट्स हैं वो भी चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद अब ये उसने कर लिया मिलिकन्स ने। उसके बाद अब उसने क्या किया, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स थे ए एंड ए डैश, इनको उसने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ए को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बी को ए डैश को नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसने कनेक्ट किया। जब उसने ऐसा किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, जिसकी स्ट्रेंथ थी कैपिटल ई।
इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या थी, कैपिटल ई। और अब क्या हुआ, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करने के बजाय अपवर्ड मूव करेंगे, और ये क्या है, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इसके लिए जो इक्वेशन फिर क्या रखी कि V2, वो V1 हमने पहली वेलोसिटी को कहा गया क्योंकि हमने 2 दफ़ा वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहली वेलोसिटी को हमने V1 का नाम दिया, जबकि दूसरी को V2 का नाम दिया गया। तो जो V1 हमने, आपको याद होगा पढ़ा था कि V1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, वाइल V2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg। V2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई माइनस mg, और जो फर्स्ट ई है वो कैपिटल है और जो सेकंड ई है वो हमारे पास स्मॉल है और माइनस mg। इसमें और इसमें ये डिफरेंस आया हमारे पास, ज़रा गौर से देखें। अच्छा जी, अब क्या किया गया, जो हमारे पास ई स्मॉल ई है वो हमें पता है क्या है, वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ई हमारे पास क्या है, कैपिटल, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों की जब हम कंपाइल फॉर्म में बात करते हैं ई की फॉर्म में, तो ये अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स है, यही वो फोर्स है जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स नीचे मूव करने के बजाय ऊपर मूव कर गए। किसकी मदद से, ई की मदद से। मैंने आपको बताया ये क्या है, अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स है, जिसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ई स्ट्रेंथ की मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ऊपर की तरफ क्या कर गए, मूव कर गए, और इस तरह से इसने इसको जनरेट करवा के ये प्रोसेस पूरा परफॉर्म। ये थी कंप्लीट हमारे पास मिलिकन्स की वर्किंग। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन। उसने किस तरह इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और जो सेकंड इक्वेशन थी उन दोनों को डिवाइड किया गया। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, V1 बाई V2 इज इक्वल टू mg बाई ई माइनस mg। तो इन दोनों को इक्वेशंस को जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो V1 है और जो V2 है, इनके वैल्यूज़ को माइक्रोस्कोप की मदद से रिकॉर्ड कर लिया गया, और जो हमारे पास G है यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वो क्या थे, वो फाइंड आउट थे, उनको पता थे। तो फिर अब रह गया हमारे पास मैस। तो मैस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे फाइंड आउट किया गया कि हमारे पास जो चैम्बर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया गया इस तरीके से कि जो ऑयल ड्रॉप्स थे वो सस्पेंड हो गए चैम्बर में, और इस तरह से ई को भी फाइंड आउट कर लिया गया। ये थी जो कैलकुलेशन मिलिकन्स ने की थी। उसके बाद उसने कंक्लूजन ड्रा किया, 4th पॉइंट जो है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको फाइंड आउट किया, और उसने ये देखा कि हर जो ड्रॉपलेट्स है उसका चार्ज दूसरे ड्रॉप से डिफरेंट आ रहा है, और जो सबसे कम वैल्यू ड्रॉप्स की आई है ना, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ, उसने इससे ये कंक्लूजन ड्रा किया कि चार्ज को तो फाइंड कर लिया, और उसने देखा कि हर ड्रॉप्स के ऊपर दूसरे ड्रॉप के निस्बत क्या आ रहा है, डिफरेंट चार्ज आ रहा है, और जो कम से कम चार्ज उसने फाइंड आउट किया वो कितना आया, 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कोलम्स। इससे कम किसी भी जो ड्रॉप था उसके ऊपर चार्ज नहीं था, यही मिनिमम चार्ज था, 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कोलम्स। यूनिट ज़रूर लिखना है। अब जो अगर इससे ज़्यादा है तो इस तरह नहीं है 1.56, अब जो वो इससे ज़्यादा अगर किसी ड्रॉपलेट्स पर चार्ज उसने देखा तो वो इसके मल्टीपल्स आ रहे थे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, 3 मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई। इससे ये पता चला कि जो ये वैल्यू है ये मखसूस वैल्यू है। अब जो वैल्यू इससे ज़्यादा आएंगी उनको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लायर आ रहे हैं 2 के, 3 के, 4 के, इसी से वैल्यू। और ये वैल्यू थी, ये वैल्यू बराबर थी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उस वैल्यू की। अब जो हमें पता है, हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू, वो लेते हैं 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कोलम्स, और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो फिर ये कहा गया कि हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉपलेट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
जो ड्रॉपलेट्स पर सबसे छोटे से छोटा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और जो अदर चार्ज रखते हैं वो क्या है, डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ दिस चार्ज। वो इसी को डबल ट्रिपल करते जाओ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी ड्रॉपलेट्स पे। इससे ये पता चला अगर किसी भी ड्रॉपलेट्स पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू होगी 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। अगर किसी में 2 ड्रॉपलेट्स हैं तो उससे इसे डबल कर देंगे, 3 है ट्रिपल कर देंगे, 4 है तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जितना, 2 है 2, तो इसी के मल्टीप्लायर में इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से मिलिकन जो साइंटिस्ट था उसने अपनी तकनीक यूज़ करते हुए ऑयल ड्रॉप मेथड की, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको फाइंड आउट किया, और जिसकी वैल्यू आई 1.59, और जिसको अब हम लेते हैं 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो ये उसकी वैल्यू थी चार्ज की इलेक्ट्रॉन की, उसने ये मेथड यूज़ किया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एवेलुएट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग E2 मास वैल्यू, कि हम इलेक्ट्रॉन टू मास वाली यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन का मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे? हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि E/m वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी, जो हमारे पास कितनी आई थी, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम्स पर kg। हमने कहा था कि हमारे पास जो मास टू चार्ज रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो है, वो कितनी आती है किसी भी एटम की, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम्स पर kg। यानी 1 kg में इतने कूलम्स प्रेजेंट होते हैं चार्ज टू मास रेशियो के लिए। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो जब हम इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये देखें ज़रा, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। तो जो मैस है, अब अगर हमने मैस को फाइंड आउट करना है तो मैस को उठा के हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मैस यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1.758 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा चार्ज के साथ। यानी चार्ज को मैस से जब डिवाइड किया, चार्ज को जब हमने चार्ज टू मास वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास मास की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन की, जो क्या आई 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। अच्छा जी, तो ये देखें इस तरह से हमने इसकी मदद से कितनी चीज़ों को फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था चार्ज टू मास वैल्यू, जो क्या आई थी हमारे पास 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम्स। ठीक है, ये आई थी कॉलम्स पर kg, ये आई थी हमारे पास चार्ज टू मास वैल्यू। उसके बाद मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड किया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो वो हमने देखा कितना है, 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। अब जो चार्ज टू मास वैल्यू है उसमें 10⁻11 है, पॉजिटिव में वैल्यू है, लेकिन जो चार्ज है उसमें -19 है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो ये अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने इलेक्ट्रॉन का मैस भी फाइंड कर लिया। पहले मैस, चार्ज टू मास वैल्यू, फिर हमने चार्ज फाइंड किया और मैस भी फाइंड कर लिया, जो क्या है 9.1 10⁻31 kg। तो ये 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली बहुत ईजीली। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, इनके चार्जेस और मैसेज का भी पता चल गया, तो एक इनका कंपैरिजन बॉक्स दिया गया है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम देखें कि पहले हम डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया और इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। उसके बाद देखेंगे किस ईयर में किया, उसके बाद इन पर चार्ज क्या है, मैस कितना है, और ये इनमें से कौन हैवियर है कौन लाइटर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स J.J. थॉमसन ने। ठीक है, और ये कब किया था, उसने किया था 1886 में। 1886 में J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया गोल्डस्टेन, उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया इसी ईयर में 1886 में। और इन दोनों की डिस्कवरी के काफ़ी अरसे तक न्यूट्रॉन का कोई अता पता नहीं था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इसके फिर 1920 में रदरफोर्ड ने थोड़ा बहुत हिंट दिया, और उसे ही यूज़ करते हुए एक साइंटिस्ट था चैडविक, उसने फिर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया 1932 में। मैंने आपको बताया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का ईयर सेम है 1886, जबकि न्यूट्रॉन काफ़ी अरसे बाद डिस्कवर हुआ 1932
1932 में चैडविक से। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये 1886 में डिस्कवर हो गए और इनकी मुकम्मल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 1895 तक सारी डिस्कवर हो चुकी थी, डिटरमाइन की जा चुकी थी। उसके बाद फिर 1932 में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। तो ये हमने देखा कि किस साइंटिस्ट ने और कब किया। अब हम चलते हैं इनके चार्ज की तरफ। अब हमने देखना है, सबसे पहले मैं न्यूट्रॉन की बात करूँगी इसमें, कि न्यूट्रॉन का जब हमने डिस्कवरी देखी तो बताया था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो फिर जो न्यूट्रॉन का चार्ज है हम ज़ीरो लिखेंगे या हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल। अब चार्ज अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो इन पर सेम चार्ज होता है, लेकिन चूँकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव में होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होता है, तो इसलिए ये बस डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो क्या चार्ज है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कोलम। आज ही जो पढ़ा है ऑयल मिलिकन ड्रॉप मेथड से उसने फाइंड आउट किया था 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो ये था चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अब चलते हैं मैस की तरफ। अगर मैस की बात करें तो मैस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम है, जबकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन का मैस हमने अभी फाइंड किया 9.1 10⁻31 kg। तो ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या था 1.67 10⁻27 kg। 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ये क्या था हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मैस। और लास्ट में देखा गया कौन हैवियर है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवियर हैं इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 टाइम्स जो है वो प्रोटॉन हैवियर है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो वो 1843 टाइम्स, यानी वो प्रोटॉन से भी थोड़ा सा ज़्यादा हैवियर है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि थॉमसन ने 1886 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उसके बाद गोल्डस्टेन ने इसी ईयर में प्रोटॉन को डिस्कवर किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम होता है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम मैस की बात करें तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर सेम होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, जबकि इलेक्ट्रॉन पर डिफरेंट होता है 9.10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। और इसके हमने बात बताया कि जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम हैवियर है, जबकि न्यूट्रॉन 1843 टाइम्स हैवियर है। और इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ एक लाइटर एलिमेंट पार्टिकल है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।